हमारे समाज में कहानियाँ और लोक कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है पंचतंत्र की कहानियाँ। कहते हैं महिला रूप पे नाम का एक राज्य था और वहाँ का राजा था अमर शक्ति। अमर शक्ति स्वयं में तो एक कुशल शासक था, किंतु उसके पुत्रों में अपने पिता के जैसे गुण बिल्कुल भी नहीं थे। अमर शक्ति के पुत्र मूढ़ और उद्दंड थे। राजा को अपने राज्य की चिंता सताती रहती थी कि उसके जाने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा। अपनी चिंता के समाधान के लिए राजा ने अपने राज्य के शिक्षकों को बुलवाया और उनसे अपने पुत्रों को योग्य बनाने के लिए कहा। किंतु उन शिक्षकों में से कोई भी इस कार्य में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा था। अंत में राजा के एक मंत्री ने सलाह दी कि आचार्य विष्णु शर्मा को बुलवाया जाए। केवल वे ही राजकुमार को गुणी और योग्य बना सकते हैं। आचार्य विष्णु शर्मा आते हैं और राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व स्वीकार कर लेते हैं। उन राजकुमारों को नीति, राजनीति, लोक व्यवहार और अन्य विद्याओं में पारंगत करने के लिए कथाओं का निर्माण करते हैं। उनकी कथाएं 5 भागों में विभाजित हैं: मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्धपुड़ाशम, अपरीक्षित कारकम। इन पांचों को हम 5 तंत्र भी कह सकते हैं और इन्हीं का सम्मिलित रूप है पंचतंत्र की कथाएं। प्रथम तंत्र मित्रभेद। महिला रूप के राज्य में ही वर्धमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। वणिक अर्थात आज के समय के हिसाब से व्यापार करने वाले। अब तक उसने काफी धन अर्जित किया था, किंतु फिर भी उसके मन में असंतोष का भाव था। जितना उसके पास था, उसके मन में उससे और भी अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा थी। वर्धमान ने सोचा कि धन अर्जन के तो 6 मार्ग होते हैं। पहला भिक्षा मांगना, दूसरा राज सेवा अर्थात राजा के यहाँ नौकरी करना, तीसरा खेती, चौथा विद्या, पांचवा सूद और छठा व्यापार से। वर्धमान ने सोचा कि भिक्षा मांगना कोई शोभा का कार्य नहीं है, राज सेवा भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें तो राजा का नौकर बनकर रहना होगा और ऐसा उसे पसंद नहीं। फिर उसने सोचा कि खेती में तो बहुत अधिक श्रम करना होगा और विद्या के लिए काफी समय लगेगा। सूद वाला कार्य उसे कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसमें दूसरे का शोषण होता है। अंतिम रूप से वर्धमान ने निर्णय लिया कि वो व्यापार का काम करेगा। वर्धमान ने सोचा कि वो दूसरे नगर से वस्तुएं खरीद कर लाएगा और उन्हें अपने नगर में अधिक मूल्य पर बेचकर धन कमाएगा। यही योजना बनाकर उसने अपना रथ तैयार किया और उसमें अपने प्यारे बैल नंदक और संजीवक को लगा दिया। निकल पड़ा वर्धमान अपनी धन अर्जन की यात्रा पर। रास्ते में नदी के तट के पास दलदली भूमि में संजीवक नामक बैल का पैर धंस गया। बेचारा बैल भूमि से अपना पांव निकालने के प्रयास में खुद को और भी जख्मी कर बैठा और फिर ऐसा बैठा कि कई दिन तक उठा ही नहीं। संजीवक की ऐसी हालत देखकर वर्धमान को दुख हुआ। आखिर वो उसका प्यारा बैल जो था। जिस स्थान पर वर्धमान का रथ फंसा था, वो स्थान डाकुओं के लूटपाट और जंगली जानवरों के लिए कुख्यात था। ऐसे स्थान पर कई दिनों तक रुकना अपने प्राणों को संकट में डालना था। ऐसी सलाह वर्धमान को उसके सारथी और अन्य साथियों ने दी। सबकी सुनने के बाद ना चाहते हुए भी वर्धमान को अपने बैल संजीवक को वहीं छोड़कर आगे जाना पड़ा। जाते जाते वर्धमान ने संजीवक की रक्षा और देखभाल के लिए 2 रक्षक नियुक्त कर दिया। वर्धमान तो अपने मार्ग पर निकल गया, लेकिन इधर सुनसान जंगल में जंगली जानवरों और डाकुओं के भय से दोनों रक्षकों की हालत खराब हो रही थी। डरते डरते जैसे तैसे उन्होंने रात काटी। यदि रात का भयानक घूप अंधेरा और जंगली जानवरों का भय न होता तो वे दोनों उसी समय वहां से भाग जाते। खैर, सुबह होते ही वहां से वे भाग खड़े हुए। अपने नगर पहुंचकर उन्होंने अपने स्वामी वर्धमान से कह दिया कि संजीवक कुछ समय बाद ही मर गया था और उन्होंने वहीं पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। संजीवक की मृत्यु का समाचार वर्धमान को काफी दुखी कर गया, किंतु सच्चाई तो कुछ और ही थी। संजीवक को वे दोनों रक्षक उसी जंगल में चोटिल अवस्था में छोड़कर भाग गए थे।
लेकिन अपने प्राकृतिक वातावरण और खुली हवा को पाकर संजीवक कुछ ही दिनों में स्वस्थ होने लगा था। जल्दी स्वस्थ होकर वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। वो सारा दिन मस्ती में घूमता और घास चरता। ना कोई काम, ना कोई धंधा, सारा दिन बस मस्ती में यहाँ वहाँ घूमना और हरी हरी घास चरना। जल्द ही संजीवक काफी मोटा, तगड़ा और बलिष्ठ हो गया। एक दिन की बात है कि उस जंगल का राजा पिंगलक शेर नदी से पानी पीने के लिए उधर की ओर आ रहा था। इधर शेर नदी की ओर चला आ रहा था और उधर संजीवक घास खाकर मस्ती में आवाजें निकाल रहा था। अब संजीवक खा खाकर इतना तगड़ा हो चुका था कि उसकी आवाज ऐसी लगती मानो कोई बहुत विशाल खूंखार जीव हो। ऐसी भयानक आवाज शेर ने पहले कभी न सुनी थी। आवाज सुनते ही शेर भयभीत हो गया और उसके कदम धीमे पड़ गए। वो दबे पांव उल्टी दिशा में भागा। दमनक और कर्टक, दो गीदड़ जो पिंगलक के सभासद थे, उन्होंने देखा कि उनका महाबलशाली राजा, जो किसी से भी भयभीत नहीं होता, वो आज भयभीत होकर दबे पांव भाग रहा है। उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही ना रहा। दमनक ने कर्टक से कहा, मित्र कर्टक, हमने आज तक अपने स्वामी को कभी भयभीत अवस्था में नहीं देखा। आखिर ऐसी कौन सी बात या फिर ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो हमारे महाबलशाली अति पराक्रमी महाराज पिंगलक तक को भयभीत कर दे? दमनक की बात सुनकर कर्टक बोला, मित्र दमनक, हमारे महाराज का भय और उस भय का कारण वे ही जाने, उससे हमें क्या लेना देना। और मेरी सलाह तो यही है कि तुम भी इस मामले से दूर ही रहो। देखो दमनक, तुम मेरे मित्र हो और मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम भी उसी बंदर की भांति व्यवहार कर रहे हो जिसने दूसरे के मामले में अति उत्सुकता दिखाने के कारण तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवा दिए थे। दमनक को कुछ समझ नहीं आया कि कर्टक किस बंदर की बात कर रहा है। उसने विचित्र सी भाव भंगिमा बनाते हुए पूछा, बंदर? कौन सा बंदर? फिर कर्टक ने दमनक को उस बंदर की कहानी सुनाई।